नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस डिस्कशन में। और ये हमारी पॉलिटी सीरीज का 9वां लेक्चर है। और इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने इसमें कंपनी रूल पढ़ा, अब हम ब्रिटिश रूल पढ़ रहे हैं, मतलब कि क्राउन रूल पढ़ रहे हैं। और इस क्राउन रूल की सीरीज में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पढ़ा, 1862 पढ़ा कल के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में। और अब हम पढ़ रहे हैं 1892, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान निर्माण में इस एक्ट ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये एक्ट भी महत्वपूर्ण है। और इसमें क्या क्या प्रावधान थे वो भी हमको पढ़ने आवश्यक हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। सबसे पहली बात करें तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इसके एक्ट के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसलिंग थी, उसका साइज को इंक्रीज करना था। और जैसा कि हमने पढ़ा कि 1885 में आईएनसी मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस ब्रिटिश अधिकारी ने की और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, और उसकी जो पहली बैठक हुई उसके अध्यक्ष कौन थे और कहाँ हुई, किस शहर में हुई, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 1885 में आईएनसी मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके दबाव में ब्रिटिश सरकार को जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसमें इंडियंस को शामिल करना था। और इस एक्ट ने 1892 के एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसलिंग का साइज इंक्रीज किया और इंडियन का इस लेजिस्लेटिव काउंसलिंग में इंगेजमेंट बढ़ाया, मतलब कि उनमें भागीदारी बढ़ी, जो ब्रिटिश इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी। ठीक है, ये तो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा। अगर हम गोल की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ जो नॉन ऑफिशियल मेंबर, मतलब कि एक तो सरकारी सदस्य होते थे, एक असरकारी सदस्य होते थे, मतलब कि गैर सरकारी, उनको कहें तो असरदार सदस्य होते थे। असरदार में इन्होंने कहा मतलब कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई सेंट्रल और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसलिंग में, लेकिन बहुमत रखा गया ऑफिशियल सदस्यों का, मतलब कि सरकारी सदस्यों का। सरकारी सदस्यों की बात की जाए तो जो ब्रिटिश इंडिया जिनको नियुक्त करती थी अंग्रेजों को, उनका बहुमत अभी भी था। मेजोरिटी किसकी थी? ऑफिशियल मेंबर की। नॉन ऑफिशियल मेंबर को इन्होंने अपॉइंट करना इस एक्ट के द्वारा, 1892 के एक्ट के द्वारा स्टार्ट किया। बॉम्बे में बात की जाए तो 8 सदस्य थे, मद्रास में बात की जाए तो 20, बंगाल में 20, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में 15, और वुड में आपको 15, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में मिनिमम 10 थे और मैक्सिमम आपको 16 देखने को मिलेंगे ऑफिशियल मेजोरिटी, मतलब कि सरकारी सदस्यों की। ठीक है, डेटा आपको याद नहीं रखना है, बस ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर को संख्या को राइज करने का प्रयास इसमें किया, लेकिन मेजोरिटी ऑफिशियल मेंबर की रही। गवर्नर जनरल इनको नॉमिनी करते थे, मतलब कि गवर्नर जनरल के द्वारा जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनको नियुक्त किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था, लेकिन किसी भी इंडियन बॉडी को ये रिप्रेजेंट नहीं करते थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इस एक्ट में जो महत्वपूर्ण बात हुई वो ये हुई कि जो सदस्य थे, जो मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसलिंग के, उनको डिबेट और बजट पर, मतलब कि बजट पर प्रस्ताव लाना और डिबेट करने का अधिकार दिया गया, लेकिन वो उस पर वोट नहीं कर सकते थे। इस बात को ध्यान रखेंगे, मतलब कि विदाउट वोटिंग वो क्या करेंगे, डिबेट और बजट पे अपनी बात रख सकते थे। लेकिन फॉलो अप क्वेश्चन की बात की जाए, मतलब कि पूरक पूरक प्रश्न, मतलब आपने कोई प्रश्न पूछा, उन्होंने उसका जवाब दे दिया और आप उस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, तो उस जवाब के परिप्रेक्ष्य में आपकी कोई क्वेरी निकल के आई, आपका कोई फिर से कोई प्रश्न आ गया,
तो इसको बोलते हैं पूरक या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। केवल किस पे डिबेट कर सकते थे, बजट पे बहस कर सकते थे, बिना वोट के वोट डालने का भी अधिकार नहीं था और अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते। ठीक है। इलेक्टेड जो मेंबर थे वो ऑफिशियल और इंटरनल मैटर को क्या कर सकते थे, डिस्कस करने के लिए उनको अनुमति थी। और जो इन मेंबर को इलेक्टेड किया जाता था वो डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से नहीं। डायरेक्ट का मतलब है जो वर्तमान में एमपी एमएलए होते हैं, जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है, लेकिन वो इलेक्टेड मेंबर को इनडायरेक्ट सिस्टम के द्वारा इलेक्ट किया गया। मतलब कि जनता के द्वारा नहीं, कुछ राजा महाराजाओं को बिठा लिया, कुछ ऑफिशियल मेंबर को बिठा लिया, उनके द्वारा उनको इलेक्ट किया गया। और इन इलेक्टेड मेंबर को इंटरनल और ऑफिशियल मैटर पर क्या करने की अनुमति थी, डिस्कस करने की लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में अनुमति। ठीक है। दूसरा, अगर सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो इसके बाद मतलब कि कुछ मेंबर को नॉमिनेट किया गया। तो पहली स्टेप हमको भारतीय संविधानिक विकास में ऐसा दिखता है कि रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम गवर्नमेंट में लाया गया। मतलब कि प्रतिनिधित्व की बात, मतलब कि प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इस एक्ट के द्वारा पहली बार लाया गया समकालीन भारत में, ब्रिटिश भारत में। भले ही इनको वीटो की पावर नहीं थी, वो केवल ओपिनियन दे सकते थे। ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इस एक्ट के द्वारा लेके आए, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहां से एक प्रश्न बनता है, जब से ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन आया, मतलब कि प्रतिनिधित्व की बात स्टार्ट हुई, तो जो मुस्लिम लीग थी उनके मन में प्रश्न आया कि अधिकांश उच्च पदों पर हिंदू वर्ग थे। ठीक है। जमींदार लोग थे। तो जो अधिकांश इलेक्टेड मेंबर, मतलब कि जन रिप्रेजेंटेटिव की बात की जाए तो इन्हीं को पद मिलेंगे। तो इन्होंने 1919 के एक्ट के पहले से लॉर्ड मिंटो के पास गए मुस्लिम लीग के सदस्य, उन्होंने उनसे कहा कि भाई साहब यहाँ तो जन प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, हमको कौन सा प्रतिनिधित्व मिलेगा, हमको कौन सा पद मिलेगा। उसी के द्वारा एक आया कौन सा सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की, जिसमें मुस्लिम लोगों को मुस्लिम ही वोट कर सकते। वो वहीं से विभाजन की राजनीति स्टार्ट हुई, अलगाव की राजनीति स्टार्ट हुई। तो इस एक्ट का और 1909 के एक्ट का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन बातों को आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। समरी की बात करें तो इसमें सेंट्रल और प्रोविजनल काउंसिलिंग में मेंबर को इंक्रीज किया गया, नॉन ऑफिशियल मेंबर को। दूसरा, मेंबर को अलाउ किया गया कि वो बजट पे डिबेट कर सकते हैं विदाउट कोई वोटिंग राइट के। गवर्नर जनरल को ऑथराइज किया गया कि वो नॉमिनेटिंग मेंबर के लिए रूल बना सकते हैं। और इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया पहली बार। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग थी उनको अधिक पावर दी गई। ठीक है। अगर इस एक्ट में बात की जाए तो टर्म इलेक्शन को अवॉइड किया गया, इलेक्शन शब्द का इस एक्ट में उपयोग नहीं किया गया, लेकिन इलेक्शन के नाम पर इनडायरेक्ट इलेक्शन को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। और ये आउटकम था किसका, कांग्रेस ने डिमांड की। मैंने बताया था आपको 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुई, उन्होंने डिमांड की, तो इसका आउटकम 1892 का एक्ट हमको देखने को मिलता। एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते थे पब्लिक इंटरेस्ट पे। 6 डे का पहले नोटिस देना पड़ता था, जैसा आप यहाँ पे हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है। बजट पे डिस्कस कर सकते थे और एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर को संख्या को बढ़ाया गया केंद्रीय और प्रांतीय काउंसिलिंग में। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, एक्ट काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा ही हम पूरा संविधान पढ़ेंगे, पूरी राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, इकॉनमी, ऐसे एक एक करके सीरीज आती जाएंगी। विश्वास रखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।